नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम साहित्यिक निबंध के अंतर्गत हिंदी काव्य में राष्ट्रीय भावना विषय पर निबंध किस प्रकार लिखा जाए इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय भावना क्या है इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की कि राष्ट्रीय भावना का जो अर्थ लिया जाता है वह संकुचित दृष्टिकोण में लिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय भावना इतना संकुचित अर्थ नहीं रखती, ये अपना व्यापक अर्थ रखती है। इसके अंतर्गत सीमाओं की सुरक्षा, वीर रस, ओजगुण और बाहुओं का फड़कना, बस इतना सब कुछ पर्याप्त नहीं है। इसके अंतर्गत देश का, राष्ट्र का नव निर्माण भी आता है, देश की खुशहाली भी आती है। ये सब चीज़ें भी राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत ही आती हैं। तो इसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय भावना का अर्थ देखा। अब हम आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय भावना के बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप निबंध लिखेंगे तो कुछ बिंदुओं में उसको विभक्त करके लिखेंगे, इससे हमें लिखने में भी आसानी होती है और हमारा जो निबंध है वह एक तरह से पूर्णता लिए हुई भी होता है। तो यहाँ पर आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय भावना की यदि हम बात करें तो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक रूप है वो, जैसा कि आप सबको पता है कि वह काव्य में ही लिखा गया है। सारी विधाएं जो हैं वो प्रारंभ में नहीं थी, वो प्रारंभ में अपना आकार ग्रहण नहीं कर सकी थी। अपभ्रंश की परंपरा में भी हिंदी ने काव्य के माध्यम से ही जन भावनाओं को अभिव्यक्त किया और समाज को दिशा निर्देश देने का कार्य किया, जन भावनाओं को संस्कारित करने का कार्य किया। हिंदी काव्य का जो आदिकाल है उसका शुभारंभ हम संवत 1050 से मान सकते हैं। किसी ने इसे वीरगाथा का श्रृंगार काल नाम भी दिया। राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से यह जो काल है ये और समय से काफ़ी अलग है। यह समय एक तरह से मूल्य विघटन का युग था। सामाजिक क्षेत्र में और राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से संतरास का वातावरण था। मूल्यहीनता यहाँ पर थी। धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति आदि को जो मूल्यहीनता है वह प्रभावित करती जा रही थी। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इस समय में विदेशी जो इस्लाम है उनका आक्रमण हुआ था और उनके आक्रमण ने देश की जो प्राण शक्ति है उसको ही एक तरह से झकझोर करके रख दिया था। तो राष्ट्रीय मूल्यों की दृष्टि से ये जो युग था ये एक तरह से अव्यवस्था का, अराजकता का, आक्रांताओं का, इनका युग ही कहा जाएगा। इस अराजकता के अंतर्गत जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसका भी ह्रास हो रहा था और इसके साथ ही धर्म का और राष्ट्रीय संदर्भ में अपनी जो स्वत्व है उसका भी ह्रास होता जा रहा था। और जितने भी राष्ट्रीय संदर्भ हैं, जो राष्ट्रीयता की भावना है वो इन सब मूल्यहीनता से प्रभावित होकर के विचलित होती जा रही थी। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रीय भावना का अर्थ केवल राष्ट्रीय जागृति ही नहीं है। धर्म, समाज, अर्थ आदि क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय मूल्य हैं उनका निर्धारण करना, उनका निर्माण करना, अतीत की जो अच्छी परंपराएं हैं उनको सुरक्षित रखना, भविष्य की रणनीति तैयार करना, ये सब बातें भी राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत आती हैं। तो इसी दृष्टि से यदि हम इस पर विचार करें तो आदिकाल में हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सभी क्षेत्रों में हमको विघटनकारी शक्तियाँ ही हमको देखने को मिलती हैं। इसलिए इस समय का जो साहित्य है वह भी इसी प्रकार का रहा है, क्योंकि साहित्य कभी भी समाज से अलग नहीं रह सकता। जिस समय समाज का जैसा वातावरण होता है साहित्य उसी के अनुरूप चलता है। तो यहाँ की राष्ट्रीय भावना, इस समय में जो राष्ट्रीय भावना का अर्थ लिया जाता था वो बहुत ही संकुचित अर्थ लिया जाता था, उसका बहुत सीमित अर्थ था। उस समय राष्ट्र का अर्थ पूरा भारत देश नहीं था। उस समय अपना छोटा छोटा जो क्षेत्र है वो किसी राजा के राज्य की सीमा
बस इतना ही राष्ट्रीयता का अर्थ लिया जाता था। और उसी सीमा की रक्षा के लिए जो क्षत्रिय हैं वो अपनी वीरता का प्रदर्शन किया करते थे, उसके लिए युद्ध किया करते थे। छोटे छोटे राजा अपने अपने जो रजवाड़े हैं उनकी रक्षा करते थे, अपनी रियासतों की रक्षा करते थे। तो राष्ट्रीय भावना का जो अर्थ आज हम लेते हैं वह अर्थ उस समय कदापि नहीं था। उस युग में हिंदू धर्म की रक्षा भी राष्ट्रीयता के अंतर्गत ही थी, क्योंकि मुस्लिम थे वो एक आक्रामक के रूप में हमारे सामने आए थे और हम उनको आत्मसात नहीं कर पाए थे। उनकी जो संस्कृति है उसको हम आत्मसात नहीं कर पाए थे, इसलिए हम उनको आक्रांताओं के रूप में ही देखते थे। और इसलिए जो हिंदू धर्म की रक्षा से संबंधित जो कुछ लिखा जाता था या हिंदू धर्म से रक्षा की जो भावना होती थी वह भावना भी राष्ट्रीयता के अंतर्गत ही आती थी। आज के समय में जबकि हम राष्ट्र का अर्थ क्या लेते हैं कि राष्ट्र वह है जिसके अंतर्गत कि सभी धर्मों के लोग भी आपस में सद्भावना के साथ में रहते हैं, चाहे वह हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या पारसी धर्म हो, सिख जो भी हैं वो सभी प्रेम के साथ में आपस में रहते हैं। यही राष्ट्रीयता की भावना है। सब मिलजुल करके देश की, राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करें, यह राष्ट्रीय भावना है। हम सबको मिलकर के, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी मिलकर के अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज राष्ट्रीयता का यह अर्थ है। तो आज जो राष्ट्रीयता का अर्थ है वह राष्ट्रीयता का अर्थ उस समय बिल्कुल भी नहीं था। सभी धर्मों का अपने अपने राष्ट्रीय संदर्भों में और अपनेपन से स्वीकार करने की आवश्यकता उस टाइम नहीं थी, क्योंकि सब अपने अलग अलग सीमाओं की ही रक्षा करते थे। और उस समय उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि भारत एक विशाल देश है और उसकी पूरी रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम एक आक्रमणकर्ता धर्म था, इसलिए उस धर्म को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और वह जो धर्म था वह वास्तव में भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और रीति रिवाज को अपना शत्रु समझता था। यानी वो जो इस्लाम धर्म है वह भी यहाँ के लोगों को, यहाँ के धर्म को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के दर्शन को, इन सबको अपना शत्रु समझ करके और उनका विनाश करने पर तुला हुआ था। और यही कारण है कि यहाँ के लोग उनको आक्रांता समझते थे और इसलिए वो उनको अपने देशवासी, अपने राष्ट्र के नागरिक नहीं मानते थे। भारत के अंदर जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं उनमें आपस में बहुत ज़्यादा विरोध था। राष्ट्रीय भावना इस तरह से खंडित थी, विघटित थी। इसलिए हिंदी काव्य भी उस समय उसी प्रकार का था। जैसी राष्ट्रीय भावना विघटित थी, राष्ट्रीय भावना अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, उसी तरह से हिंदी काव्य भी बटा हुआ था। बटी हुई ही, विघटित होती हुई राष्ट्रीयता भी वहाँ पर अभिव्यक्त होती है। उस युग में जो राजा हैं, कवि हैं, वे राजाओं के आश्रम में रहते थे, लेकिन उनका लक्ष्य केवल जैसा रीतिकालीन दरबारों में हुआ करता था कि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कविता किया करते हो, ऐसा नहीं था। केवल धन संग्रह करना ही उनका उद्देश्य नहीं होता था। उस समय के कवि समाज और राष्ट्र की आशाओं के अनुकूल अपने रचनाएं किया करते थे और जब जरूरत पड़ती थी वो स्वयं युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ते थे और समाज, राज्य और जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको रास्ता बताते थे और युद्ध भी करते थे। उस समय का जो समय था, उस समय राज्य जो है आज के समान नहीं थे कि जिनमें राष्ट्रीय चेतना हो, लेकिन व्यक्तिगत चेतना का उस समय बहुत ज़्यादा महत्व था। सबके अंदर स्वाभिमान की भावना थी। हर एक राजा अपने आप को बड़ा समझता था। सभी राजा स्वाभिमानी थे, अपनी जाति के प्रति अभिमान था। स्वदेश यानी अपना जो क्षेत्र था उसके प्रति, अपने गांव की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, और राष्ट्र का अर्थ वहाँ पर संकुचित लिया जाता था। बस यही राष्ट्रीय भावना उस समय थी। तो यहाँ तक कि जितने धर्म हैं, समाज हैं आदि के बारे में भी व्यक्ति या जो वर्ग है उसकी चेतना प्रधान होती थी। बस कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये इतना छोटा सा समाज है, हमें इसी की रक्षा करनी है, हमें इसी की उन्नति का कार्य करना है। यह भावना उस समय के लोगों में थी। तो इस युग के जो कवि हैं उन्होंने जो काव्य का सृजन किया है उसका उद्देश्य चाहे राष्ट्रीयता की कसौटी पर इतना सफल नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि इस साहित्य से जो राष्ट्रीयता की भावना है
और जो राष्ट्रीय चेतना की भावना है उसकी रक्षा अवश्य हुई। और आगे जाकर के जो राष्ट्रीय भावना पैदा हुई है उसकी नींव यहीं से रखी गई है। ये जो खंडित राष्ट्रीयता हम जिसे कहते हैं वही आगे चल कर के जो एक पूर्ण राष्ट्रीयता है, जिसे कि आज जिस रूप में हम आज राष्ट्रीयता को देखते हैं, इसकी नींव का कार्य उसी ने किया था। उसके तत्व जो हैं वो विघटित होकर के अपने स्वदेशी और स्वराष्ट्रीय कहलाते रहे हैं। जैसे वीरता की भावना है, जातिगत शौर्य की भावना है, धर्म है, हिंदू है, ये सब जो राष्ट्रीय औदात्य का ही प्रतिनिधित्व करते थे। धार्मिक संप्रदायों के द्वारा रचे हुए जो काव्य हैं उनमें भी यही भावना हमको देखने को मिलती है। रासो परंपरा के अंतर्गत आने वाले साहित्य में भी हमको यही बात देखने को मिलती है। वीर गाथात्मक हिंदी का जो वीर काव्य है वो भी इस युग की जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं उनको प्रकट करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आदिकालीन जो साहित्य है उसके अंतर्गत हम पृथ्वीराज रासों को ले सकते हैं, जिसमें कि भारत की राष्ट्रीय अखंडता के लिए, स्वाधीनता के लिए जो बलिदान दिए गए उनका उल्लेख है। भारतीय संस्कृति की उदारता है, शरणागत वत्सलता है, क्षमा, दया, आदर्श, वीरता, इन सभी का ऐसा गौरवमय चित्रण इस पृथ्वीराज रासों में हमको देखने को मिलता है। यहाँ इस पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत ही संस्कृति और प्राचीन इतिहास के प्रति जो एक आदर भाव है, एक पूज्य भाव है, वह भी उत्पन्न होता है। चंद्रवरदाई जो कि कवि थे, वो केवल कवि बनकर के लेखनी ही नहीं चलाते थे, वो स्वयं भी युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ते थे और देश की और धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो हैं उन्होंने भी अपने व्यक्तित्व से हिंदुओं के गौरवपूर्ण अतीत को और हिंदू संस्कृति का जो धर्मनिरपेक्ष तत्व है उससे हमको अवगत कराया। इसी तरह से यदि हम बीसलदेव रासों की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय एकता हमको बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखने को मिलती है। यहाँ पर राजस्थान से लेकर के उड़ीसा तक की जो भारत भूमि है उसके प्रति एक समान रूप से अपनत्व का भाव हमको देखने को मिलता है। इसी तरह से परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, ये जो ग्रंथ हैं इनमें भी हमको वीर रस तो मिलता ही है और इस वीर रस के साथ ही अपनी मातृभूमि के प्रति और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का बोध कराते हुए ये काव्य प्रतीत होते हैं। तो इस काल में जो राष्ट्रीय भावना के वाहक थे वो ये सभी ग्रंथ थे जिनके कि नाम मैंने आपको अभी बताए हैं। और इस समय में जो राज्य की रक्षा के लिए राजा जाते थे उनके साथ में उनकी जनता का जो उत्साह था वह राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए कभी भी उनके साथ जाया करते थे और विदेशी जो इस्लामी शासक थे उनके आक्रमणों के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का कार्य कवि किया करते थे। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है उसमें हमको राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है, राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है, मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना भी देखने को मिलती है, चेतना भी हमको देखने को मिलती है, अपने धर्म के प्रति जो आदर भाव है वो हमको देखने को मिलता है, अपने अतीत का गौरवगान भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन बस उसमें कमी इतनी ही थी कि उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना थी वह संकुचित थी। लेकिन केवल संकुचित होने के कारण ही हम इस समय का जो साहित्य है उसकी भावना की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भावना तो यही है, आज भी हमारे अंदर वही भावना है कि अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम रखना है, अपने देश का उत्थान करना है, आज भी हमारे अंदर यही भावना है। लेकिन यह भावना उस समय संकुचित थी और आज व्यापक है। उस समय जो संकुचित दृष्टिकोण था वह आज व्यापक हो गया। उस समय सीमाएं छोटी थी तो छोटी सीमाओं के प्रति राष्ट्रीयता की भावना थी, उसके प्रति ममत्व की भावना थी। आज यही भावना व्यापक हो गई है। तो कहने का आशय इतना ही है कि वह जो भावना है वह भावना ही आज की जो राष्ट्रीय भावना है उसकी एक तरह से आधारशिला है, नींव है, इसका बीज वहीं से है। इसलिए ये जो आदिकालीन साहित्य है उसमें राष्ट्रीय भावना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धन्यवाद।